नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं नैटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार लेक्चर सीरीज में चल रहे हैं, जो कि इम्तियाज अहमद सर की किताब बिहार एक परिचय वेब बेस्ड है। तो उसका हमने मेडिवल पार्ट खत्म कर लिया है, एंशिएंट पार्ट भी खत्म कर लिया है और मॉडर्न पार्ट हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था। तो पीछे का वीडियो आप जरूर देखें, थोड़ा कंटिन्यूटी बना रहेगा, फैक्ट्स आपको पता चलते चलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आज ब्रिटिश रूल इन बिहार देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है उससे मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो हुआ क्या था कि 1765 में आपको दीवानी राइट्स जो था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी राइट्स था वो किसको मिल गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। कौन देने वाला था? शाह आलम II था। ठीक है, कब दिया था? 1765 में। और कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू बीबीओ का जो राइट्स है, दीवानी राइट्स, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है। अब इस राइट्स में क्या है कि पैसा वसूलने का जो पावर है वो किसके पास चला जाता है? आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। और उसके बाद ही आप देखेंगे कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो कलेक्टर्स हैं, कलेक्टर्स क्यों बोला गया? वो जो दीवानी राइट्स था ना, उसी कारण कलेक्टर्स बोला गया। तो कलेक्टर्स मतलब क्या हो गया? कलेक्ट करने वाला, कलेक्टर्स। ठीक है, ये क्या करते थे? बेसिकली जो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू था, ठीक है, वो वसूलते थे। लैंड रेवेन्यू जो था वो वसूलते थे। ठीक है, तो आज के डेट में भी हम लोग कलेक्टर बोल लेते हैं। ठीक है, बट अब उनका ये काम नहीं है। ठीक है, अब ये अलग राजस्व विभाग होता है, उसका अलग काम है। ठीक है, उसका अपना काम है। राइट, तो यहाँ से हम लोग आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे ना। अब आगे का जो हिस्ट्री है हम उसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक, पहला पार्ट क्या है? 1765 टू 1857। 1765 क्यों लिया? अभी मैंने आपको बताया, बीबीओ, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। ऐसे ही आपको याद रखना है कि 1765 में बीबीओ राइट्स जो है किसको मिल जाता है? बीबीओ का दीवानी राइट्स किसको मिल जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। ठीक है, फिर 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुआ था। और उसके बाद 1857 में उनकी पॉलिसीज चेंज हुई थी और 1857 से 1947 का जो काल है उसको हम अलग पार्ट में देखेंगे। तो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करके रखेंगे ना। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि जो हम लोग क्रम में चल रहे हैं, ठीक है, टाइमलाइन में हम लोग चल रहे हैं, चीज़ों को कहानी की तरफ पढ़ते जा रहे हैं, उसमें फैक्ट्स जो है वो ऐड करके मेमोराइज करते चल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा ना कि कहानियाँ तो चलेंगी ही चलेंगी, वो तो नो डाउट चलना ही है। राइट, फैक्ट्स जो है अब थोड़े से ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। क्यों शुरू हो जाएंगे ज़्यादा? क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है तब बहुत तेज़ी से बदलाव होता है चीज़ों में। क्योंकि पहले क्या था कि भारत जो था अपने आप में ही था, मतलब उनको बाहर के दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं था। राइट, तो अंदर जो चेंज है वो मोटा मोटी कॉन्स्टेंट था, मतलब जितना ज़्यादा चेंज नहीं होता था। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है तो एक वर्ल्ड का जो चेंज है उसका भी प्रभाव इंडिया पे पड़ने लग जाता है, क्योंकि वो वर्ल्ड से रिलेटेड थे। पहले तो वो इंग्लैंड से आए हुए थे तो वहाँ से एक रिलेशन था, वहाँ पर रेनेसा वगैरह होता है तो वो भारत में आता है, वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो भारत में आता है। प्लस इनका जो रिलेशन था वो चाइना, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो हैं उनके साथ भी था। तो ये क्या कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड को जो है एक तरह से, मतलब आप बोल सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड ही उनके कंट्रोल में था। तो पूरा वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स था कहीं ना कहीं, या पूरा वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट था वो कहीं ना कहीं बिहार को भी इफेक्ट कर रहा था और इंडिया एज अ होल को भी इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो आइए चल शुरू करते हैं। तो 1765 में मैंने आपको बताया था कि हेक्टर मुनरो जो है वो 1764 में बट बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें हेक्टर मुनरो जो है वो 3 कंबाइंड फोर्स को हरा देते हैं। शाह आलम II मुगल एम्परर थे, शाह शुजाउद्दौला जो थे वो आपके अवध के नवाब थे, प्लस मीर कासिम जो था वो भी आपका बंगाल का नवाब जो भाग गया था पटना से, तो वो भी वहाँ पर मौजूद था। तो तीनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और उसमें ये हार जाते हैं। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू इनको ये मिल जाता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाता है, पैसा वसूलने का ताकत मिल जाता है। तो 1765 में क्या होता है कि जब इनको ताकत मिल गया तो ये पैसा जो है वो शुरू करने लगते हैं। नाउ देयर इज़ 2 थिंग्स। पहला चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी अगर गवर्नमेंट होगा तो उसका 2 काम है। ठीक है, पहला काम है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और दूसरा काम क्या है? फाइनेंस वसूलना, फाइनेंस चाहिए। ठीक है, अब अगर शासन चलाना चाहते हैं, आपको पैसा तो चाहिए, तो इनको क्या है? फाइनेंस चाहिए। और उस फाइनेंस से क्या करेंगे वो लोग? एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। अब ये फाइनेंस कहाँ से आएगा? तो वो टैक्स से आएगा। आज के डेट में जीएसटी वगैरह लगता है, वैट वगैरह लगता है। ठीक है, तो ये टैक्स वगैरह से जो है सरकार के पास पैसा आता है। तो जब 1765 में ये मिल गया, इनको दीवानी राइट्स मिल गया, तो ये क्या करने लगे कि पैसा जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी। फाइनेंस कौन ले रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ले रहा था। लेकिन शासन कौन चला रहा था? शासन जो है वो नवाब चला रहे थे। ठीक है, पवट नवाब थे, नवाब चला रहे थे। कौन चल? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब समझिए कि पैसा आपके पास है नहीं, आप शासन कैसे चलाएंगे? मान लीजिए आपको कोई काम करना है, छोटा सा ही काम रख लीजिए कि आपको एक घर चलाना है। ठीक है,
अपने घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों का खाना पीना जो आएगा, कपड़ा लता जो आएगा, सो जो भी सामान वामान आएगा, सब्जी भाजी जो भी होता है, ठीक है, वो आपको ख़रीदना है। लेकिन अब जो है ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पैसा आना है जहाँ से, वो पैसा जो है वो कोई और लेके जा रहा है, राइट। तो इन दैट केस क्या होगा कि आपके घर में भुखमरी जैसी हालत पैदा हो जाएगा, ठीक है। क्यों पैदा हो जाएगा? क्योंकि पैसा ही नहीं है, खाना कहाँ से आप खरीदेंगे, राइट। तो होता क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पैसा तो वसूल लेती थी तीनों जगहों से, बट वो पैसा का कुछ ही भाग, छोटा मोटा जो भाग है 5% 10%, मैंने 100 रुपये अगर वसूले हैं वो लोग, तो 5-10 रुपया नवाब को पकड़ा दिया, भाई तुम शासन चलाओ। अब वो 5-10 रुपये में नवाब का तो खाना पीना रहना इसी में निकल जाता था। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ कि बिहार का जो एक, या बंगाल एज इन होल को आप बोल सकते हैं, बिहार बंगाल उड़ीसा एज इन होल जो है वो पूरा नवाब के अंडर में जरूर था, बट उन पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। क्यों नहीं स्ट्रांग था? क्योंकि भाई अब पुलिस होगा तो उसको पैसा चाहिए, जज होगा तो उसको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। कोई पैसा आप दोगे नहीं तो फ्री का कोई काम करेगा नहीं, तो फ्री का काम करेगा नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो हुआ, इसको क्या बोला गया? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोला गया। क्या बोला गया इसको? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि पैसा किसी के पास, एडमिनिस्ट्रेशन किसी के पास, ठीक है, डुअल सिस्टम, ठीक। तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है बंगाल में, वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। ना आपको ध्यान होगा कि हेक्टर मुनरो जो है वो बैटर बक्सर जीतते हैं, बट यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का नाम आ रहा है। क्यों नाम आ रहा है? क्योंकि ये जो ट्रीटी नेगोशिएट हुआ था उसके लिए स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था 1765 में। 64 में मुनरो जीत गया, तो उधर से राजा बोलते हैं कि भाई मुनरो तुम्हारा काम हो गया, तुम युद्ध जीत लिए, अब क्लाइव जाकर उनसे आगे की बातें करेगा, ठीक। तो क्लाइव जो है काफ़ी एक्सपीरियंस था, काफ़ी चालाक आदमी था। तो 65 उसने क्या किया? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है बंगाल में इस्टेब्लिश कर दिया। अब डुअल सिस्टम मतलब आपको पता चल गया होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोलता है कि ये जो आपका डुअल सिस्टम है वो 1772 तक चला, ठीक है। 1772 माने इतना ज़्यादा उसका मतलब छीछा लेदर हुआ ना, थूथू हुआ ना, कि उसको हटाना पड़ा वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया? 1772 में इसको एबोलिश कर दिया। क्यों एबोलिश किया वो हम आगे देखेंगे, ठीक। और ये डुअल सिस्टम क्या होता है वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फाइनेंस वाज अंडर ब्रिटिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर नवाब्स, ठीक। इसी को डुअल सिस्टम बोला गया। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि पैसा है नहीं तो आप खाना पीना कहाँ से खिलाएंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ हुआ कि फैमिन आ गया। फैमिन मतलब क्या होता है? भुखमरी, ठीक है। फैमिन आ गया, कब आया? 1770 में, 1770 में फैमिन आ जाता है प्रोविंस में, और पटना में लोग डेली जो है 150 लोग मर रहे थे, ठीक है। टोटल 9 लाख जो है वो आदमी मारे गए, किस में? 1970 के फाइनेंस में। अब ये 9 लाख आदमी जो थे 1/3 पॉपुलेशन था, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो साफ हो गया, मतलब 100 में से 33 आदमी मर गया, सिर्फ 67 आदमी जो है वो बचा हुआ है। अगर आप आज जीवित हैं तो आपके कहीं ना कहीं पूर्वज जो हैं इस फैमिन को सर्वाइव कर लिए, ठीक, आपके मेरे सबके ही ऑब्वियसली। तो और इसमें मतलब ये तो खैर हो ही रहा था, इसके साथ और क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो कंसेशन भी नहीं दे रही थी। भाई अब भुखमरी चल रही है, उपज हो नहीं रहा है और आपको टैक्स चाहिए, कहाँ से टैक्स देगा जनता, ठीक। तो यहाँ पर कंसेशन भी नहीं दे रहे थे और कोई रिलीफ वर्क भी कैरी आउट नहीं कर रहे थे। 100 में से 5 रुपये पकड़ा दिया था नवाब को, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो उन्होंने जो 95 रुपये अपने पास रखे हुए थे उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इस पर, रिलीफ वर्क पर, ठीक है। और कंसेशन तो खैर भूल ही जाइए आप। बट एक आदमी था जो यहाँ पर अंधों में काना राजा आप बोल सकते हैं, जिसने अपनी दम भर कोशिश की, ही वॉज राजा सीताब राय। तो राजा सीताब राय का नाम हमने पहले पढ़ा था, ठीक। कहाँ पे पढ़ा था? जो ब्रिटिश ने नया पोस्ट इस्टेब्लिश किया था गवर्नर का, बिहार में गवर्नर होंगे, उन्होंने उसका जो पोस्ट इस्टेब्लिश किया था उसमें 2-3 नाम आए थे, जो उसमें एक नाम था राजा सीताब राय। इन्होंने क्या किया, इनके पास जितना भी पैसा था, बचा खुचा जो भी था, ठीक है, सारा कुछ लगा करके कोशिश किया कि लोगों का उद्धार हो सके, पर बहुत ज़्यादा नहीं हो सका, क्योंकि एक अकेला आदमी पूरा मैंने बिहार बंगाल उड़ीसा का आदमी को नहीं खिला सकता है ना, अपने आसपास के एरिया में खिला दिए होंगे, बहुत कोशिश की, बस अपने एरिया से बाहर कितना ही जा पाएंगे, कितना भी पैसा होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद क्या होता है? 1783 में फिर से एक बार फैमिन आता है। अब 1770 में आया था, उसके 13 साल बाद फिर से एक बार भुखमरी आता है, और लोगों को मैंने लोगों नहीं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि भाई कुछ तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा थू हो रहा है, मतलब जो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया था सब उसका कंडेम कर रहा था कि भाई आपके कारण इतने लोग मर रहे हैं। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, जो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक गोलघर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये गोलघर का काम क्या था? ये एक ग्रैनरी था, ठीक है, स्टोरेज हाउस था, जहाँ पर जैसे एफसीआई का गोडाउन वगैरह आजकल डेट में होता है ना, उस समय का ये आप समझ लीजिए गोलघर जो था वो एफसीआई गोडाउन था। इसको इन्होंने पटना में बनवाना शुरू किया, ठीक है। इसके इंजीनियर कौन थे ना, यहाँ से सवाल उठना शुरू हो जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था प्री के लिहाज से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब शुरू हो जाएगा। पहला तो ये कि
कौन सा फेमिन आया था जब गोलघर का निर्माण शुरू हुआ, जिसके बाद गोलघर का निर्माण शुरू हुआ, तो दैट इज़ 1783 का फेमिन था। ठीक है, गोलघर क्या है, एक ग्रैनरी है, FCI गोडाउन टाइप का। ठीक, कहाँ बनाया गया गोलघर, पटना में बनाया गया। कब, कितना समय लगा, 1784 1786 का समय लगा। ठीक है, इसको बनाने का काम जो शुरू करते हैं कौन करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स करते हैं, और कंप्लीशन का जो काम है वो कौन करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस करते हैं। क्योंकि 1784 में इन्होंने शुरू कर दिया था, बट 1784 में अगेन उनका जो है वापसी हो जाता है और दूसरे एक नए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, इसके इंजीनियर कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंजीनियर कौन है? अब कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कोई सिविल इंजीनियर तो चाहिए होगा ना, नहीं तो पता चला कि बिना पिलर के ही छत उठा दिया और छत गिर गया बाद में, है ना। इसके लिए इसके इंजीनियर कौन थे, कैप्टन जॉन गार्स्टिन। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कैप्टन जॉन गार्स्टिन जो है वो आपके सिविल इंजीनियर थे, या इसको आप इंजीनियर सीधा बोल लीजिए, ठीक, जिन्होंने इसका डिज़ाइन वगैरह तैयार किया था। ठीक है, चलिए ये हमारा गोलघर है, देख सकते हैं आप। अप्रॉक्सीमेटली 20-22 साल पहले मैं लास्ट इस पे चढ़ा था, है ना। तो अब तो उस समय क्रेज़ था चढ़ने का, सीढ़ियाँ टूटी हुई होती थी। आजकल कैसा है आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। उस समय मतलब ऐसा था कि तो सीढ़ी बहुत ज़्यादा था, मैं भी बहुत छोटा ही था, भैया के साथ गया था, तो बहुत छोटा वो सीढ़ी था, उसमें पूरा एकदम सीढ़ी टूटा फूटा है, लग रहा है कहीं अगर गिरे ना तो सीधे नीचे ही पहुँचेंगे, है ना। आजकल कैसा है आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। 1781 में क्या करते हैं ये लोग, अंग्रेज जो हैं, उन्होंने डच फैक्ट्री जो है पटना में उसको इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, उसका जब फैक्ट्री ऑक्यूपाई कर लिया तो उनका ट्रेड भी जो है डच का वो बंद हो गया। तो डच का ट्रेड कब बंद हुआ, 1781 में। क्या कारण था, कारण ये था कि डच फैक्ट्री जो है उसको अंग्रेज ने ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें कि तिरहुत में ऐसा था कि लोग क्या होता है ना, कैश क्रॉप्स आप समझते होंगे, कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो कैश क्रॉप्स क्या होता है, वो ट्रेड के लिए आप तैयार करते हैं, जैसे कॉफ़ी वगैरह हो गया, चाय वगैरह हो गया, तो ये क्या करते हैं आप बेचने के लिए ज़्यादा पैदा करते हैं, खाने के लिए कम पैदा करते हैं, राइट। तो उसी तरह से आपका एक फूड क्रॉप नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ऐसा क्रॉप था जो लोग अपने लिए यूज़ करते थे। नील की खेती होती थी। ठीक है, बिहार में पहले से ही नील का खेती चल रहा था, क्योंकि अगर नीला रंग करना है या कुछ रंग करना है तो उसके लिए आपको खेती तो करना पड़ेगा, तभी तो कलर आएगा आपके पास। तो उत्तर बिहार में आपका नील का खेती पहले से ही चलता हुआ आ रहा था। लेकिन 1782 में क्या हुआ कि दरभंगा जो तिरहुत डिवीज़न था, मैंने पूरा नॉर्थ बिहार जो था सो एक ही सेक्शन में था, उसका जो दरभंगा में हेडक्वार्टर होता था और मुजफ्फरपुर में उसके कलेक्टर बैठे हुए थे फ्रांसिस ग्रांट। ठीक है, तो फ्रांसिस ग्रांट क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई बिहार के जो नॉर्थ बिहार के लोग हैं बड़ा तंदुरुस्त आदमी हैं ये लोग। ठीक है, नील की खेती अपने आप किए जा रहे हैं और अपना कंज्यूम कर रहे हैं, वो बेचने के लिए नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या किया, उसको कमर्शियल लेवल पर उसको मतलब प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने उसका प्रोत्साहन देना शुरू किया, पैसा लगाना शुरू किया। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो। ठीक है, इंडिगो नील की खेती के लिए इन्होंने प्रोत्साहन देना शुरू किया। ठीक है, इसके रिजल्ट या फलस्वरूप क्या होता है कि बहुत सारे जो इंडिगो प्लांटर्स थे या जमींदार थे वो नॉर्थ बिहार में आकर के बसना शुरू कर दिए। और कहाँ कहाँ पर हैं वो, उनकी कोठीज जो है तिरहुत, सारण, चंपारण में आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये फाइनली जो ये नील का खेती है ये कब तक चला, ये आपका चला समवेयर अराउंड 1917 तक, 1970 तक। क्यों मैं ये डेट बोल रहा हूँ 1917, क्योंकि इस टाइम पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल का नाम आपने सुना होगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को लेकर के आते हैं, एक नील आंदोलन होता है, नील के अगेंस्ट आंदोलन होता है और इसकी खेती रोक दी जाती है। क्योंकि जो ये आपके क्रॉप वाले जो इंडिगो थे उसको रिप्लेस किसने कर दिया था, सिंथेटिक डाई ने कर दिया था। केमिकल से जो सिंथेटिक डाई बनता है उससे उसने उसको रिप्लेस कर दिया था। तो इसकी जो मतलब महत्वपूर्णता है या जो आप बोलेंगे इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो चुका था। ठीक है, तो ये इंडिगो के बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो फ्रांसिस ग्रांट का नाम ध्यान रखना है कि ये वो कलेक्टर हैं। ठीक है, ये पहले ही कलेक्टर भी थे तिरहुत डिवीज़न के और ये आपके मुजफ्फरपुर में पोस्टेड थे शायद, और इन्होंने इसका पहले कलेक्टर ऐसे जो उन्होंने इसको प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, नहीं तो इंडिगो की खेती आप बोल सकते हैं बिहार में 1782 में शुरू हुआ एंड समवेयर अराउंड 150 साल, लगभग 150 साल का जो समय है इसमें रहा। 135 प्रिसाइसली बोल सकते हैं, 135-140 ईयर्स तक ये चला यहाँ पर, एक बहुत लंबा समय चला। ठीक है, इनिशियली तो प्रोत्साहन था बट बाद में एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। ठीक, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ देख लेते हैं जो इस समय में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो नेचुरल कैलेमिटी है दैट इज़ अर्थक्वेक। तो 1833 में एक अर्थक्वेक आया था, ठीक, जो कि नेपाल से बिहार बनारस तक इफेक्ट किया था। मुंगेर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ठीक,
1934 में आया था। तो ये सब मेरे ख्याल से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कहीं सब्जेक्टिव राइटिंग कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका काम आ जाएगा कोट करने के लिए कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ देखे गए उसमें अर्थक्वेक था जो 1833 और 1934 में आया था। ठीक है, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुंगेर में। ठीक, फेमिन आया था। फेमिन हम ऑलरेडी 2 फेमिन देख चुके हैं, 1770 का और 1783 का। ठीक है, ये दोनों हम लोग देख चुके हैं। 1896-97 मतलब एक जो गोलघर बना, तो गोलघर बनने के कारण क्या हुआ कि लगभग 100 साल तक इतना कुछ फेमिन नहीं आया, लेकिन 1896-1897 में फिर से एक बार फेमिन आता है और पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। प्लेग महामारी है, प्लेग बीमारी है, वो आया था 1900 के आसपास में, 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और फ्लड जो है वो आपका 1901 और 1913 में देखने के लिए मिला। 1901 में गंगा और सोन रिवर पे आया था और पटना में 1913 में आया था। तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपसे ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो आपका नेचुरल कैलेमिटीज़ ब्रिटिश रूल के दौरान आया था। ठीक है, तो इसमें आपको 3-4 नाम दे देंगे, उसमें से आपको सही गलत बताना होगा। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, अर्थक्वेक आया है, फेमिन आया है, प्लेग आया है, फ्लड आया है। ठीक है, कोई अगर बोल दे ज्वालामुखी आया तो आप वो मना कर सकते हैं कि भाई बिहार में ज्वालामुखी नहीं है, बिहार के लोग ही ज्वालामुखी हैं, है ना। चलिए, डेवलपमेंट वर्क भी कुछ होता है, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो हमारे लिए नहीं कर रहे थे, अंग्रेज जो थे वो हमारे लिए नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे अपने लिए, लेकिन वो क्या हो गया डाउन द लाइन, जब वो छोड़ करके गए तो वो सब हमारा हो गया, है ना। तो डेवलपमेंट वर्क में क्या होता है, पोस्ट और टेलीग्राफ जो है वो 1854 में शुरू हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का जो आपका ऐसा बोल सकते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया अगर बोला जाए तो इनको बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इनके समय काल में समवेयर ये 1850 से 1856 के आसपास तक ये थे। ठीक है, क्रांति से पहले चले गए थे, क्रांति के टाइम में लॉर्ड कैनिंग आ चुके थे, 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें लॉर्ड कैनिंग आ चुके थे। तो इस समय जो है बहुत डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और ये डेवलपमेंट जो है दैट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रेनेसा इन यूरोप। यूरोप में जो रेनेसा हो रहा था उसका एक रिफ्लेक्शन था जो बिहार में भी, बिहार या फिर इंडिया में भी जो है डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, तो इसी क्रम में बिहार में 1854 में जो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो है ये आ गया था। ठीक है, रेलवे सर्विसेज जो है 1862 में स्टार्ट होता है। ठीक है, बनारस से कलकत्ता से बनारस का जो है एक लाइन बिछाया गया था जो बिहार से होते हुए पटना से होते हुए गुजरता था। और इसी क्रम में पटना सिटी जो कि आज के डेट में पटना साहिब के नाम से आप जानते होंगे, रेलवे स्टेशन जो ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट भी होता है इस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ से 2-4 सवाल आ जाएंगे। पहला तो ये कि बिहार में रेलवे जो है कब आया था। अब इसमें ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनरली ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रेलवे सर्विसेज जो है वो आपको कब स्टार्ट हुआ, किसके काल में स्टार्ट हुआ, तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, काल आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, HOUSI। ठीक, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ये स्टार्ट हुआ था, दोनों ही चीज़ हुआ था, लेकिन ये तो 1862 में हुआ था। रेलवे बिछना शुरू हो गया था डलहौजी के टाइम में, लेकिन बिहार पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय लग गया, 1862 का समय हो गया। ठीक है, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था इंडिया के लिए, राइट। इसके बाद इसमें नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि पटना साहिब जो है वो आपका ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन में बिहार है। ये कब आया, जब आपका कलकत्ता से बनारस का जो लाइन बिछा रहे थे उस टाइम में आया था। ठीक है, 1876 में एल्बर्ट एडवर्ड। ठीक है, 1876 में एल्बर्ट एडवर्ड, ये कौन है, ये भाई साहब आपके प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, राजकुमार थे। ठीक है, वो पटना आते हैं और आपके जो सर्वेयर स्कूल था पटना में उसको कन्वर्ट कर दिया गया बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, आजकल ये NIT पटना के नाम से पॉपुलर है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि एल्बर्ट एडवर्ड आते हैं 1876 में। डेट अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक मतलब लाइन बनाने के लिए, एक सीक्वेंस बनाने के लिए मैं आपको डेट बार बार रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, एल्बर्ट एडवर्ड आते हैं 1876 में, प्रिंस ऑफ वेल्स थे, पटना आते हैं, वहाँ पर सर्वेयर स्कूल था जो कि बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बन गया और ये आजकल NIT पटना है। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट फ्रॉम द ब्रिटिश रॉयल फैमिली टू विजिट बिहार। पहले ऐसे अपने आदमी थे जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली से डायरेक्ट जो थे वो यहाँ पर आए थे इंडिया। ठीक है, काफ़ी 4 महीने के टूर पर आए थे, जयपुर नेपाल सब गए थे। ठीक है, घूम फिर के चले गए, पैसा इनका तो लग नहीं रहा था, पैसा तो हमारे ही था, है ना। चलिए, लास्ट पॉइंट है आज का, इनफैक्ट इस वीडियो का, आज तो बहुत लंबा है। इन 1903 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन आता है। लॉर्ड कर्जन जो है समवेयर अराउंड 1900 से लेकर के 1905 तक थे। ठीक है, अब एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, इसमें आपको कंट्रोवर्सी नहीं करना है, 1900 से 1905 ऐसा लमसम याद रखना होता है। ठीक है, तो ये एक लंबा समय तक थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वाइसराय ऑफ इंडिया बोल सकते हैं आप। ठीक है, इन्होंने बिहार का विजिट किया था और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो है पूसा में इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं,
आज के लिए कुछ और बन गया है IARI, ठीक है, IARIA, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उसका ये लाइब्रेरी का ये फ़ोटो है, ठीक। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक पूसा में इन्होंने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लगाया था। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट सवाल क्या हो बन जाता है कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन पूसा, ठीक है, ये कौन इस्टेब्लिश किया था, कौन इसका जो नींव है वो किसने रखा था? ही वॉज लॉर्ड कर्जन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। वो अपने लिए ही कर रहे थे लेकिन हमको भी फायदा हो गया बाद में, है ना। और एडवर्ड के सामने में के टाइम में सर्वेयर जो है सर्वेयर स्कूल जो था वो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बन गया था। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। बने रहिए आगे वीडियो के साथ, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में आपकी UPI ID मिल जाएगा, तो अगर लाइक सपोर्ट करना चाहें तो जरूर करें। चलिए टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।